रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर एहसन रज़ा। एहसन रज़ा आज यहाँ एक सम्मान समारोह था, इस्तकबालिया था एक तरह से केडीओ की ओर से। केडीओ जो है कुलिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एहसन साहब, मेरा सवाल ये कि कैसा रहा ये प्रोग्राम आपको? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। खुशी हुई लोगों से मिलकर और लोगों के जज्बात को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लोगों के बीच में आया हुआ हूँ और मंच साझा किया। लोगों ने अपने अपने तजुर्बात बताए, मैंने भी अपना शेयर किया। अच्छा लगा, ओवरऑल अच्छा लगा। ये बताइए कि आपके बारे में कहा गया कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की अपने रहते हुए, जहाँ तक हो सका आपने कहा कि मैंने एक दिन में एक नेकी का सोचा कि कर लूँ। इस नीयत से आपने लोगों की मदद की। कम से कम एक। इसके लिए आप बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं है, जैसे ये बता रहे हैं मौना, मुझे बिल्कुल याद नहीं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे आप इस बिरादरी को, अगर हम थोड़ा सा एक सेक्टेरियन व्यू ले लें, क्योंकि ये बिरादरी बहुत पिछड़ा है, तो इस बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह का योगदान आपने सोचा है कि दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए? एजुकेशन में आपका कोई पर्सनल विजन है? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों को स्कूल खोलना चाहिए। अच्छा। और बैकवर्ड एरिया में खोलना चाहिए। अब शहर में तो सैचुरेशन हो गया है, हॉस्टल टाइप का एकोमोडेशन हो तो इसे बोची मदरसा है, गांव में है और हॉस्टल नहीं चल रहा है। अगर ये हॉस्टल चलाएंगे या हर मस्जिद में मकतब चलेगा, जैसे किसी साथी ने कहा मकतब चलेगा, तो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल करेंगे, वहाँ से आगे जाएंगे। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे कहीं नहीं लगा कि मदरसे में कभी भी एक दकियानुसी पढ़ाई होती है। काफ़ी अच्छा लगा बोची मदरसा में पढ़ के। और मैंने एक साहब से, एक डीईओ से, उन्होंने मौलाना जो लेके आए थे उनसे मैंने कहा कि मैं उस मदरसे का प्रोडक्ट हूँ। बहुत खुश हुए वो। उनके जहन में ये था कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मानें कि आप सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहेंगे आप, और क्या आपको कोई इरादा अलग से है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या दोस्तों से मिलेंगे या ट्रस्ट बना के उसके बैनर के नीचे कुछ करना, ये कुछ है आपके प्लान? बिल्कुल है। एनजीओ या ट्रस्ट बना, फाइनेंस भी देख रहा हूँ कि कहाँ से फाइनेंस आएगा, वो देख रहा हूँ। तो ये आपके प्लान में है? बहुत मोअज़्ज़िज़ हज़रात, भाइयों और बुजुर्गों, हर आदमी का नाम लेना थोड़ा वक्त लग जाता है। हमारे स्टेज पर और ऑडियंस पर जो भी हैं, हमारे बिरादरी के बेमिसाल रतन हैं। सारे लोगों पर भरोसा है और सारे लोगों के रहनुमाई में, उनके सरबराही में, उनके कोशिश से ये मकाम हम लोग हासिल किए हैं। मगर शुरू के पहले दिन से भी हम लोग पब्लिक को जोड़ने में नाकाम रहे हैं और आज तक हम लोग पब्लिक को जोड़ने में नाकाम अब भी हैं। उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ नहीं है, क्योंकि कभी कभी तस्लीम साहब के यहाँ जाते थे, उनका ये कहना था कि जब मीटिंग बुलाओ, कोई नहीं आए तो दीवार को गवाह बना दो और दीवार से ही सारी बात कहो। और हम लोग भी जब इस चीज़ को 92 में शुरू किए थे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा खाली ब्रीफ कर देते हैं कि उस ज़माने में कुल्हैया बिरादरी के 20-25 आदमी यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करता था। किसी का आधा नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 10 नंबर से छूट जाता था। हम लोगों को एहसास होता था कि काश हमारे रहनुमा भी अगर आरक्षण दिला देते तो आज जो है हम लोगों को उसका बेनिफिट होता। इस चीज़ को सोच करके हम लोगों के दिमाग में था ही कि ऐसा कोई मौका आए जिसका हम लोग फ़ायदा उठाएं। तो अचानक जो है एक केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इंद्र स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें यह कहा गया कि मंडल कमीशन में गड़बड़ी है, इसलिए एक रिवीजन कमीशन बने जो सेंट्रल का बैकवर्ड कमेटी के नाम से हो और वो रिवाइज करे कि कौन ऐसी जाति है जो छूट गई है और कौन ऐसी जाति है जो गलती से उसमें आ गई है, तो उनको हटा करके इंक्लूजन किया जाए। ये इंक्लूजन वाली बात सुन करके हम लोगों को एक लगा और हम कहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए ये चीज़ को गनीमत समझते हुए हम लोग जो है वहाँ पर केडीओ का केडीओ तंजीम बना और लगातार हम लोग लगते रहे
और बिरादरी का इतिहास वगैरह जो खोजना था वो सब सारा चीज़ मुहैया हुआ। और 2 बार जो इसका 3 बार इसमें आरक्षण मिला। पहले BC1 में, हमें BC2 में मिला। उस वक्त हाई कोर्ट के एक जस्टिस अनवर अली अहमद साहब थे, उनके चेयरमैनशिप में बिरादरी को देखा गया कि ये उस जमड़े में आता है कि नहीं आता है, और उनसे मिले हम लोग। वो लोग बताया कि फला चीज़ अवेलेबल करा दीजिएगा तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। वो सारी बात हुई, इलाके में आए, तमाम इलाके में वो घूमे फिरे, देख करके वो अपना 365 पेज में अपना रिपोर्ट को लैया कर दिया। और बहुत ज़्यादा इस बिरादरी को वो बैकवर्ड नहीं पाया, और वो अपना जो है BC2 में इनका रिकमेंड कर दिया। फिर हम लोग सेंट्रल के लिए लगे रहे। सेंट्रल में 99 में हम लोगों को जो है OBC का दर्जा मिल गया। और मंडल आयोग बनने के बाद 27% रिजर्वेशन सेंट्रल में था, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला। और अब जो है फिर BC1 के लिए हम लोग संघर्ष किए। उस वक्त हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे धर्मपाल सिन्हा साहब, उनके चेयरमैनशिप में जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल होने के बाद रिकमेंड BC1 के में आ गया। उस वक्त नीतीश जी का बहुत योगदान इसलिए रहा कि उन्होंने जो है 3 दिन में 19 तारीख को रिकमेंड हुआ, 23 तारीख को हम लोग आरक्षण। गनी लबीब साहब ने एक शेर कहा, यकीन महकम अमले पहम मोहब्बत फाते आलम। 3 चीज़ें हैं, यकीन महकम, अमले पहम और मोहब्बत हम सभी लोगों से करें। और एक सेकुलर आउटलुक जो होता है, जो सर ने कहा, उसका भी ध्यान में रखें। इसलिए कि कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने कुलू लिन्नास हुस्ना, लिन्नास शब्द का लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है तमाम लोगों से। कुलू लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, कुलू लिन्नास हुस्ना, यानी हमको सभी लोगों से मोहब्बत से पेश रहना है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिली। जो यहाँ बैठे हैं, जो पहला मकसद है वसीम साहब ने पहले बता चुका है कि क्यों हम लोग बैठे हैं। हम लोग के बीच में जो शुरुआती दौर में जो हमारी बिरादरी जब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा था, उस टाइम में जो आला मकाम हासिल करने वाले वाहिद शख्स थे हमारे हसन रजा भाई, जो DGP होकर रिटायर किए, उनके फेयरवेल में हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि वो पूरा कैरियर अच्छे से गुजार करके और सही सलामत रिटायर किए हैं। वैसे सरकारी अफसरों में अक्सर देखा जाता है कभी न कभी कोई न कोई परेशानी में पड़ते हैं। हम लोगों के बीच में ये रिटायर किए हैं, कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और बेदाग अपना पूरा कैरियर गुजारे और सबसे ऊंचा मकाम पाकर हासिल किए। इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउल कमर साहब, मेहमान ख़ुसूसी सीनियर रिटायर्ड IPS ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए, अखलाक साहब, फिरोज़ साहब, वसीम साहब, अनवार साहब जो पूर्णिया साहब हैं, उनके साथ दिगर अहबाब जो पूर्णिया साहब हैं और मौजूद साहब की तारीख में हम लोग जनाब हसन रज़ा साहब को रिटायर्ड करना हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो रिटायर्ड अपने मुलाजमत से हुए हैं, लेकिन वो ज़िंदगी से तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक ये KDO का जितने ख्वाब हैं वो सारे पूरे नहीं हो जाए इंशाअल्लाह। एक बात का थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि जिस जिला में हम लोगों का घर है, 218 पंचायत में लगभग 50-60 पुलिया मुखिया है और जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड अध्यक्ष, सब लोगों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये एक आदमी की बात नहीं है, संगठन कोई भी हो, सबका बराबर का हक होता है, सबको इसमें रुचि रखना चाहिए, सबका इसमें भागीदारी होनी चाहिए। मैं 3 साल रहा, हॉस्टल में रहा और वहाँ पर भी मैं अच्छा ही किया था।
उससे पहले अपने गांव में था। बाद में अशफाक भाई के गांव में मेरा ननिहर है, मेरी फूफू वहाँ रहती है और मेरे मामू और खाला सब लोग रहते हैं। मैं उस गांव का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। बहुत कुछ कहा गया है यहाँ पर। मुझे शुरू की ज़िंदगी में जब मैं सर्विस में आया था, जब मुझे इनिशियली जो मुझे मिला था वो कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफर हुआ था। बाद में पुलिस सर्विस मुझे मिला, तो मैंने एक चीज़ जो किसी के मशवरे पर कि इस डिपार्टमेंट में अगर आप ढंग से काम करते हैं तो आप जन्नत के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि आप किसी का आंसू पोंछ सकते हैं। मैंने कोशिश की कि कम से कम एक नेकी करूं, कम से कम एक दिन में एक नेकी करूं। इसीलिए मैं याद नहीं रखता, जैसे हाफिज साहब ने मौला ने कहा, मैं याद नहीं रखता हूँ कि मैंने किसकी मदद की और किसकी मदद, कई लोगों की मदद नहीं हो सकी, कोशिश की हमने नहीं हो सकी। और ख़ास तौर से यहाँ जो सीमांचल का बेल्ट है, यहाँ पर आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, काफ़ी पैसा वकील मुख्तार पुलिस अमीन लेके जाता है और वो सब आपस में एक ही होते हैं। और जो केस दर्ज होता है, इतना सीरियस केस दर्ज होता है और जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही खराब, उसका स्टैंडर्ड बहुत लो होता है। मैंने वैसे केस में जब मैं नहीं जानता हूँ तो मैंने पैरवी किसी की नहीं की, चाहे वो किसी एक पार्टी की पैरवी कीजिएगा। अगर किसी को फेवर करते हैं तो किसी के कॉस्ट पर करते हैं, और आपसे अगर गलती हो गई तो किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जहाँ तक हमसे कोशिश हुआ हमने किया। और बेसिकली ये मंच जो साझा किया गया है यहाँ पर, KDO ने ये मंच साझा किया है और कुलैया के बारे में सोचने के लिए कहा गया। मुझे तो लगता है इस इलाके में कोई भी बिरादरी, हर बिरादरी एक जैसा है। जैसे वसीम भाई हमारे बताएंगे कि जो BPL का जो पैरामीटर है, अगर BPL का पैरामीटर देखिएगा तो यहाँ 2-4 आदमी को छोड़कर बाकी सारे लोग BPL में आते हैं, आ जाएंगे। फूस का घर हो और कच्चा मकान हो और क्या क्या है, मतलब 10, 12, 15 पैरामीटर है, उसमें 9-10 तो होंगे। क्या फिरोज भाई बताइए? सही है कि ज़्यादातर लोग आते हैं उसमें, लेकिन उसमें से ये बिरादरी जो है ये आपसी रंजिश की वजह से कुछ ज़्यादा परेशान है। केस मुकदमा हर घर में है, पंचायती नहीं सुनना उनकी खसलत है जो हमको दूर करना है। बातचीत से मामला हल नहीं होता है। और हम तो सोचते थे कि शायद हम ही लोगों में, मंडलों में, ब्राह्मण्स में जो झगड़ा पहले नहीं होता था, अब वहाँ भी बहुत नीचे स्तर का झगड़ा हो रहा है। इस इलाके में जो है काफ़ी परेशानी है। बहरहाल तालीम ही एक उसका वाहिद सलूशन है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी सुझाया गया। यहाँ पर पैसा वैसा तो कोई देता नहीं है, लोगों के पास 1-2 डिस्मिल ज़मीन एक्स्ट्रा कहीं पड़ा हुआ है, वो ज़मीन हम मांग सकते हैं। अगर 2 डिस्मिल ज़मीन दे दिए 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हो आता है।
और आप पैसे मांगिए उनसे तो कहेंगे साहब लिखिए 15 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ये लिखा है। परेश भाई ने भी कहा, आप ही नहीं खाता शायद में, कि अगर 30-35 लोग दे दें, नहीं 1.5 लाख का किसी ने कहा 100 रुपये के हिसाब से दीजिए तो 35,000 रुपये, 1,000 रुपये के हिसाब से, और लोग इतने लोग बैठे हुए, इससे नहीं होगा, प्रॉब्लम बड़ा है। हर कोई कोशिश करे मदरसे स्कूल को मदरसा नहीं बनाकर, यतीम खाना नहीं बनाकर आप बढ़िया स्कूल चलाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, और तालीम से ही बच्चा आगे बढ़ेगा। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज देखिए एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ बिहार में तो नहीं, जो हमारे यहाँ है उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी जागरूक लोग हैं। इससे हुआ एजुकेशन। आज उनकी तरफ आप आंख उठा के नहीं देख सकते, एजुकेशन की वजह से। अगर एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप एम्पावर्ड हैं। नौकरी अगर आप नहीं मिलती है, अगर आप पंक्चर भी करते हैं तो यू विल बी वेरी courteous, polite with your customer। उससे ढंग से बात करेंगे तो दोबारा फिर आप ही के पास आएगा। तो एजुकेशन हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है, हमको उसके लिए सोचना चाहिए। और जैसा कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप भी कुछ कीजिए, मैं भी सोच रहा हूँ इस लाइन पर कि जगह ज़मीन न किसी की रही है न किसी के पास रहेगी, रह जाएगा तो आपका किया हुआ काम और नाम यही रह जाएगा, ज़मीन नहीं रहेगी आपकी। पता नहीं आपके बाद कौन लोग आएंगे, जुआरी होंगे, शराबी होंगे, क्या होंगे नहीं मालूम है। शैतान के घर में वली। हमारे गांव में जो तबलीग के चीफ गांव के, उनका बेटा चोर है। अब क्या कीजिएगा? नूह अलैहिस्सलाम ने सबको बचाया, अपने बच्चों को नहीं बचा सका। बच्चों के बारे में सोचना, उसको इंसान बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, एम्पावर कीजिए उसको, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय उसके कि आप उसको एसेट दीजिए। क्या हम कुछ नहीं दे पाए, क्या दीजिएगा उसको? आप इंसान बनाइए, बढ़िया इंसान बनाइए, और पैसे का खर्च उस काम में कीजिए जो आपको, जो सेकंड बर्थ है। हमारे यहाँ सेकंड बर्थ है आखिरत में, उसमें आपको काम आएगा। इस तालीम हासिल करना, पता नहीं मौलाना एग्री करेंगे नहीं करेंगे, तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। तालीम, सेकुलर तालीम भी हासिल करना फ़र्ज़ है, क्योंकि रसूल ने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े थे, चीन जाओ। चीन में कौन से मुसलमान थे वहाँ? और जो जंग में जो लोग जो कैप्चर होते थे, वन ऑफ द कंडीशन उनको रिलीज का था कि आप बच्चों को पढ़ाएं। तो बच्चों को, एक गैर मुस्लिम बच्चों को कहाँ दीन की बात पर बताएगा वो? मौलाना बताइए आप, शायद मैं आप ही से मुखातिब हूँ, सही है नहीं है? स्कूल कॉलेज भी खोलना एक हम लोगों को चाहिए, और बढ़िया स्कूल चलाइए। वो पैसा देने के लिए पीछे नहीं है। मैं अपने गांव में देखता हूँ, एक ज़माने में उसके माँ बाप मजदूर थे, आजकल दिल्ली पंजाब करके थोड़ा पैसा वैसा हो गया है। 80 से 85 बच्चियाँ कोचिंग को जाती हैं। मैं चूँकि अर्ली राइजर हूँ, मैं नमाज के बाद गांव में चलता हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग जो है मैंने उसकी तरबियत भी शुरू कर दी है। रोकता हूँ, पूछता हूँ वालिद साहब का नाम क्या है, आरफत बेटा। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, आरिफ तुमसे छोटे नहीं हैं, तुमसे बड़े। तो जिस तरह से अदब से नाम लिया था वैसे अदब से नाम लिया, तो उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। बच्चियाँ सलाम करती हैं, बच्चे भी जाते हैं। बच्चे कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा जो है जागरूकता उसमें है कि हमको कुछ करना है। और फारूक भाई भी एग्री करेंगे कि बच्चियों में कुछ ज़्यादा
पढ़ने का जज्बा है आजकल, उनको लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे, तो जो जिसको हम बोलना नहीं चाहते हैं कि जो मर्दों का अत्याचार होता है, मैं बेटियों का बाप हूँ तो मुझे बोलने का अधिकार है। मैं बेटियों का बाप हूँ, वही बेटियाँ हमारी बेटे के बराबर हो, मैं उनको बेटा तस्लीम करता हूँ और उनको कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर एजुकेशन मिले और अल्लाह से दुआ करता हूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारे बच्चे कम से कम, अब तो हम लोग जहाँ थे हो गए, तो अब जैसे मैं जिस दिन लास्ट डे जब मैं साइन कर रहा था अपना CTC, तो मैंने अपने PO को बुलाया, मैंने कहा कि इस चेयर पर 5 बजे के बाद मैं कभी नहीं बैठ पाऊँगा, बैठने के लिए सेकंड जब बर्थ चाहिए, वो हमको है नहीं, हमें नहीं है, तो मैं इस चेयर पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ। बैठेगा कोई तो मेरा बच्चा बैठ सकता है, बच्ची बैठ सकती है, मैं नहीं बैठ सकता। तो जो जैसे हुआ मैंने ज़िंदगी काट ली और इलाके से जुड़ा रहा। अभी भी मैं गाँव ही में रहता हूँ। मुझे लगता है कि गांव का कर्ज है, गांव को उस लायक बनाइए कि आपको शहर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या कमी है आपके गांव में, बताइए क्या कमी है, कितने दिन में आप आएंगे? 10-12 मिनट, 10-12 मिनट ज़्यादा नहीं। 10-12 मिनट के को अगर आप देखिएगा तो आपको गांव में बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ इतना है झगड़ा वगड़ा नहीं हो, लोग आपके पीछे नहीं पड़े। एक बहुत बड़ी कमी है इस बिरादरी की, आप झाजी हैं, एक बहुत बड़ी कमी है, कठिन एक बहुत बड़ी कमी है इस इलाके की कि वो बिला वजह का खुश होता है जब आपके बारे में कोई खबर आ जाए एडवर्स कि बेटा उसका अरेस्ट हो गया, माँ उसकी मर गई, या इस तरह की खबर होती है तो खुश होता है, पता नहीं क्यों। इसको अगर हम दूर कर देते तो शायद अच्छा करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों से फिर एक बार इल्तिजा करता हूँ, कोई कमी पेशी अगर रह गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।